दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में। बायोजियोकेमिकल साइकिल होता क्या है? नाम से ही क्लियर है। बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट, सेकंड होता है जियोलॉजिकल कंपोनेंट और थर्ड होता है केमिकल कंपोनेंट। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल दिखाता है कैसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट सर्कुलेट करते हैं अर्थ के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में। बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स को स्टडी करेंगे। इनके अंदर मेनली दो साइकिल आती हैं। फर्स्ट आती है गैसियस साइकिल और सेकंड आती है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल क्या होता है, ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, उसके अलावा वाटर साइकिल क्या होता है। तो गैसियस साइकिल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, देन वाटर साइकिल। अगर मैं बात करूं सेडिमेंट्री साइकिल की, तो सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो साइकिल्स को। पहला आता है फॉस्फोरस साइकिल एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सल्फर साइकिल को। इन सब को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन अपने माइंड में आता है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है। वन बाय वन हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो लाइफ की एक फाउंडेशन है। वो कैसे है? हर जीव को जीने के लिए कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, चाहे वो एक छोटा बैक्टीरिया हो या एक बड़ा पेड़। सबको कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की जरूरत होती है अपने ग्रोथ और सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल इंश्योर करता है कि ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हर जीव तक कैसे पहुंचाए जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जो कि आता है कार्बन साइकिल से। अगर ये साइकिल ठीक से काम नहीं करेगा तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह एनिमल्स को ब्रीदिंग और एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो ऑक्सीजन साइकिल से आता है। अगर ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो एनिमल को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझ सकते हो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बायोजियोकेमिकल साइकिल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल हर जीव को उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने में हेल्प करता है। आपको पता है हमारा प्लेनेट जो है डाइवर्स स्पीसीज से भरा हुआ है और हर स्पीसीज को उसकी जरूरत के हिसाब से रिसोर्स चाहिए होते हैं और ये रिसोर्स कंप्लीट हो पाते हैं इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की वजह से। ये साइकिल्स इंश्योर करते हैं कि लाइफ कंटिन्यू होती रहे और हर जीव को जीने की जरूरत के हिसाब से रिसोर्स मिलते रहें। बायोजियोकेमिकल साइकिल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। हर एलिमेंट या कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक साइकिल होता है, जैसे कार्बन का कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन साइकिल। ये साइकिल इंश्योर करते हैं कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड एनवायरमेंट में ना तो बहुत अधिक ज्यादा हो ना उसकी कमी हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। अगर नाइट्रोजन का साइकिल ब्रेक हो जाता है तो प्लांट्स को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। इसी तरह अगर कार्बन साइकिल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कोज बन सकता है। इसलिए बायोजियोकेमिकल साइकिल हर एलिमेंट और कंपाउंड को सही मात्रा में मेंटेन करता है, जिससे कि इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म को जरूरी रिसोर्स मिलते रहें और एनवायरनमेंट भी बैलेंस रहे। अगर किसी भी साइकिल में डिस्ट्रप्शन होता है तो पूरा इकोसिस्टम उसका अफेक्ट फील कर सकता है। इसी रीजन से ये साइकिल इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल सोइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करने में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सोइल की फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करता है इसको भी हम समझते हैं। सोइल फर्टिलिटी से हमारा मतलब है मिट्टी की वो गुणवत्ता जिसमें क्रॉप या अन्य प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। ये गुणवत्ता उस समय होती है जब मिट्टी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल, खासकर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस साइकिल, इन न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हम बाद में इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर और फॉस्फोरस साइकिल के अंदर। लेकिन आपको मैं हल्का सा यहां बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन साइकिल एक मेन न्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स को प्रोटीन और डीएनए बनाने के लिए चाहिए होता है। एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो इसमें उनकी मदद करते हैं सर्टेन बैक्टीरिया
जो कि नाइट्रोजन को ट्रांसफर करते हैं। फॉस्फोरस साइकिल भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ये मिट्टी और रॉक्स में नेचुरल रूप से पाया जाता है। जब पानी रॉक्स को इरोड करता है तो फॉस्फोरस रिलीज होता है और प्लांट उसे अब्जॉर्ब करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खाकर फॉस्फोरस को कंज्यूम करते हैं, और जब प्लांट्स और एनिमल मरते हैं तो फॉस्फोरस वापस से एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। अगर इन साइकिल्स के अंदर कुछ भी इंबैलेंस हो जाए तो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर कमी आ जाएगी। जैसे नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, जिससे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगी। इसलिए इन बायो जियोकेमिकल साइकिल का सही से फंक्शन करना बहुत जरूरी है, ताकि मिट्टी अपनी फर्टिलिटी बनाए रखे। अगर मिट्टी अच्छी फर्टिलिटी बनाए रखेगी तभी हम अच्छी फसल ले सकते हैं। उसके बाद आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एटमॉस्फेयर से कैप्चर किया जाता है और फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है। ये जो प्रोसेस है नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से होता है। अगर मैं नेचुरल प्रोसेस की बात करूं तो पेड़ और अन्य प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और उसे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, जो उनके स्टेम्स, लीव्स और रूट्स में स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से फॉरेस्ट बड़े स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके हेल्प करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन आर्टिफिशियल और मैनमेड प्रोसेस के थ्रू भी होता है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कैप्चर किया जाता है और अंडरग्राउंड किसी जगह में इनको स्टोर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बन कैप्चर या कार्बन स्टोरेज। इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो, सबसे पहली बात है क्लाइमेट चेंज का ये एक अच्छा समाधान है। जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर के अंदर वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक मेजर कोज है। सो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से हम एक्स्ट्रा CO2 को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट रिड्यूस किया जा सकता है। सो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से समझने वाली बात यह है कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से हम CO2 लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने में हमारी हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं नेचुरल वेस्ट मैनेजमेंट की, तो नेचुरल वेस्ट मैनेजमेंट नेचुरल प्रोसेस की बात करता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को नेचुरली प्रोसेस और रिसाइकल करते हैं। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग तरीका है जो एनवायरनमेंट को क्लीन और बैलेंस रखता है। नेचुरल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर मेनली डीकंपोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वाटर फिल्ट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्प्शन ये सब आते हैं। डिकम्पोजिशन कब होता है? जब कोई जीव मर जाता है या प्लांट्स के लीव गिर जाते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। ये प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। इससे डेड मटेरियल्स को बेसिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया जाता है जो मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। अगर बात करूं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है जो प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं एक ऐसी फॉर्म में जिसे प्लांट्स यूज कर सकते हैं। यह नेचुरल तरीका है जिससे नाइट्रोजन वेस्ट को यूजेबल न्यूट्रिएंट्स में बदला जाता है। अगर बात करूं वाटर फिल्ट्रेशन की, पानी के नेचुरल साइकिल में जब पानी जमीन से गुजरता है तो जमीन एक्ट करता है एज ए फिल्टर। यह प्रोसेस नेचुरल कंटेमिनेशन को रिमूव करता है और वाटर को क्लीन करता है। अगर बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन की, तो प्लांट्स और समुद्र के कुछ ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। यह एक नेचुरल मेथड है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करने का। इस तरीके से नेचर में कई ऐसे प्रोसेस हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को मैनेज और रिसाइकल करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। नेचुरल वेस्ट मैनेजमेंट के बिना ह्यूमन एनवायरनमेंट में वेस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि हार्मफुल हो सकता है जीवों और इकोसिस्टम के लिए। इसलिए यह प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ और बैलेंस बनाने में काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। और लास्ट इसकी इंपॉर्टेंस है रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट। इसको भी हम समझते हैं। रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट, इससे हम वो नेचुरल प्रोसेस समझते हैं जो हमारे प्लेनेट की क्लाइमेट को स्टेबल और बैलेंस रखता है। इसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। इन सब साइकिल को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हल्का सा यहां मैं आपको बताना चाहूंगा। वाटर साइकिल, जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है तो इवापोरेशन होता है, जिसे वाटर वेपर बन जाता है।
ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड्स बनाते हैं और उससे बारिश होती है। ये प्रोसेस हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करता है क्योंकि वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है। सो ये हीट को ट्रैप करता है और ये हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग अर्थ टेम्परेचर। अगर बात करूं कार्बन साइकिल की, तो आपको पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। सो ये प्रोसेस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में तो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन साइकिल के अंदर क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और CO2 को वो कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए असेंशियल है ब्रीदिंग के लिए, ये ऑक्सीजन भी क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करता है बाय सपोर्टिंग लाइफ। इन साइकिल्स का सही तरह से फंक्शन होना जरूरी है क्लाइमेट को बैलेंस में रखने के लिए। अगर इनमें से कोई भी साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे प्लेनेट की क्लाइमेट में चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंजिंग इन वेदर पैटर्न्स। इसलिए इन बायो जियोकेमिकल साइकिल का क्लाइमेट रेगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने जाना कि बायो जियोकेमिकल साइकिल होती क्या है और इनके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एक इकोसिस्टम के अंदर। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।